सौभाग्य है कि आप यहाँ आए और उससे भी ज़्यादा ये कि हम आपसे बातचीत कर पा रहे हैं। तो हमने सुना है कि किस तरह से आपने चिपको आंदोलन में अपनी अहम भूमिका दी है और बीच बचाओ आंदोलन, तो आप हमें थोड़ी सी भूमिका बता दीजिए कि क्या बीच बचाओ आंदोलन क्या है, इसके में कार्य किस प्रकार से किए जाते हैं। दरअसल मैं अपनी युवावस्था में चिपको आंदोलन का कार्य करता रहा। चिपको आंदोलन बिल्कुल जिसे कम लोग जानते हैं, हम लोग ज़्यादा रैनी या चमोली कई चैप्टर जानते हैं, लेकिन टिहरी में भी चिपको आंदोलन चला। और जो हेवल नदी है, हेवल नदी जो सुरकंडा से निकल के शिवपुरी में गंगा में विलीन हो जाती है, उसके क्षेत्र में एक गांव है अद्वानी। तो अद्वानी सलेत में यहाँ चला और दूसरे में बरियारगढ़ है, कुरेत है और एक गांव लासी, यहाँ भी 77 से लेके और 80 तक चिपको आंदोलन चला। और यहाँ से चिपको आंदोलन को एक नई दिशा मिली। चिपको आंदोलन को दरअसल शुरू में जो चिपको आंदोलन की मांग थी तो ये थी कि जंगल की देन लीसा लकड़ी व्यापार बहुत मतलब एक तरह से रोजगार है जो हम जंगल काटेंगे वो करेंगे। तो शुरू में व्यापार पर केंद्रित था चिपको आंदोलन, यानी बाहर के लोग काट के ले जाते हैं तो क्यों ना हम भी काटें या लिसी का उद्योग लगाएं, और लगाए भी लोगों ने। तो उसी दौरान बहुत सी श्रमिक समितियाँ बनी और वन निगम बना। तो वन निगम बना तो लोगों ने फिर हम लोगों ने भी जो श्रमिक समितियाँ वन निगम ने इन्होंने मिलकर के जंगल का दोहन किया और लोगों को रोजगार देने की बात की, श्रमिक समितियाँ बनी। लेकिन देखा कि जंगल कटने से 76-77 में तवा घाट खरागढ़ में बहुत बड़ा लैंडस्लाइड आया। ये 40-50 कुछ स्थानीय लोग ITB के जवान मारे गए उसमें। तो ये और उसका अध्ययन करके जब हुआ तो ये हुआ कि उस क्षेत्र में जब जंगल कटा तो उसके बाद लैंडस्लाइड आया, बारिश में लैंडस्लाइड आया। तो हेवल घाटी से चिपको आंदोलन को एक नई दिशा मिली कि नहीं, हम लोगों को भी जंगल का जो कुदरती या डेड जो संसाधन है, जंगल अगर अपने आप मर रहा है तो उसकी लकड़ी ले सकते हैं, लेकिन ये नहीं काट के रोजगार ले रहे हैं। तो यहाँ से पर्यावरण चेतना का एक मंत्र निकला, एक नारा निकला, क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार जिंदा रहने का। यानी इस नारे से लिसा लकड़ी और व्यापार पीछे छूट गया और जंगल की असली देन मिट्टी पानी हवा और हमारा पर्यावरण, तो ये यहाँ से निकला। तो सर, हम बीच बचाओ आंदोलन में बीजों के संरक्षण की बात करते हैं, तो वो क्या चीज़ थी जिसने आपको प्रेरित किया? और ये बहुत बड़ी आपके लिए समस्या रही होगी कि जो अशिक्षित वर्ग है, जब उन्होंने हाइब्रिड बीजों को अपनाना शुरू कर दिया है, तो किस तरह से आपने पारंपरिक खेती से जोड़ा, उन्हें पारंपरिक बीजों के महत्व को बताया? असल में समस्या जो किसान थे, अशिक्षित या अनपढ़ किसान हैं, उनकी तरफ से कम आई। सबसे बड़ी समस्या जो आई तो जो कृषि वैज्ञानिक थे, कृषि विभाग था, और जो हमारे पास में रानीचौरी में एक यूनिवर्सिटी का हिल कैंपस था, जीवी पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का हिल कैंपस था, उन लोगों से ज़्यादा समस्या आई, क्योंकि हमने जो शुरू में जो हाइब्रिड बीज आ रहे थे तो उनके साथ रासायनिक खाद आ रहे थे। रासायनिक खाद उस समय फ्री में देते थे, यानी बीज भी देते थे, खाद भी देते थे, और कहते थे अगर बीमारी आ गई तो आप कीटनाशक भी हमारे पास है। और खरपतवार उसके साथ बीज के साथ आते थे, वो कहते थे खरपतवार नाशी भी हमारे साथ है। तो सब चीज़ें, लेकिन शुरू में जो हम लोगों ने देखा कि
जो नए बीज आए, रासायनिक खाद हमने डाली तो जो उपज है बम्पर होने लगा, यानी एक डेढ़ 2 गुना भी मिलने लगा। लेकिन उसमें क्या हुआ कि हम लोगों को महसूस हुआ कि ये जो रासायनिक खादें हैं ये हमारी खेती को एक तरह से नशेबाज बना रही है और मिट्टी को खराब कर रही है, ये अनुभव होने लगा। तो एक आदमी के लिए, इंसान के लिए जो है शराब और मिट्टी के लिए या फसलों के लिए रासायनिक खाद, हमें लगा कि ये नशा, एक तरह का नशा है। तो इस बार हम लोगों ने सोचना शुरू किया और हमने रासायनिक खाद देनी बंद कर दी। तो रासायनिक खाद देनी बंद कर दी, बीज वही था। तो हमारा अनुभव ये आया कि पहले जितना होता था 4-5 साल पहले, अब उतना भी नहीं हो पाया। तो हमारे ध्यान में आई कि ये जो हरित क्रांति आ रही है ये, और दूसरे में ये कि ये इस पर निर्भर हो रहे थे। पहले तो घर का बीज होता था, घर की खाद होती थी, सब कुछ घर का होता था। लेकिन जब अपने बीज छूटने लगे तो मतलब ये हुआ कि अब हमें सरकार से लेना पड़ेगा या बीज भंडार से लेना पड़ेगा। तो ये भी अनुभव आया। ये एक तरह से जो हमारी आत्मनिर्भर स्वाभिमानी खेती है, ये हमें दूसरे पर निर्भर कर दिया। और तब हमने जब किसानों से बात करी तो उन्होंने कहा, हमारे बुजुर्ग थे जो गाँव के, हमारे पिताजी भी थे और बुजुर्ग भी थे, तो उन्होंने बोला, अरे आप लोग तो पुरानी पीढ़ी बचाने की बात करते रहे अब तक, लेकिन देखो हमारे कितनी तरह के बीज होते थे पहले। जो बीज होते थे, धान में झांसू होता था, चवारिया होता था, थापा चीनी, झुमकिया, तिरखुआ, कई नाम उन्होंने। हमने कहा कहाँ चले गए? उन्होंने कहा जब से नए बीज आए पुराने बीज हमने छोड़ दिए। तो फिर हम लोगों ने कहा अब कहाँ मिलेंगे? उन्होंने कहा कहीं तो होंगे। तो हम लोगों ने दूरस्थ इलाकों की यात्रा की और हम दूरस्थ जो हमारे पहाड़ी इलाके हैं, बासर का है, बंगाल का है, दूसरे और इलाकों में गए। तो हमने जब वहाँ गए तो हम लोगों ने देखा कि वहाँ पुराने बीज हैं। तो बस हमने थोड़ा थोड़ा एक मुट्ठी बीज इकट्ठा करके अपने खेतों में उगाकर फिर किसानों को बीज देने शुरू किया। ये प्रश्न इसमें ये है कि जो पुराने हमारे परंपरागत बीज हैं, हाँ जी, ये मतलब खाद्य सुरक्षा और पोषण से किस तरीके से जुड़े हैं, इस पे थोड़ा सा बताते हैं। असल में ये खाद्य सुरक्षा और पोषण से जो पुराने बीज हैं, एक तो खाद्य सुरक्षा ये कि ये एकल नहीं होते, एक तरह से ना कई बीज हैं, जैसे मंडुआ है, झंगोरा है, तो एकल नहीं होता है, मतलब मोनोकल्चर नहीं है। इसके साथ और चीज़ें उगा सकते हैं हम, जैसे खुदा के साथ हम 12 तरह की चीज़ें उगा सकते हैं, जिसको बारनाजा कहते हैं। एक तो ये जो बारनाजा है हमारी खाद्य सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, हमारे हर तरह के खाना मिल जाता है। दूसरे पोषण सुरक्षा भी है, मंडुआ को अगर हम खाएंगे तो हमारी हड्डी मजबूत होगी। हम उसके साथ तमाम तरह की दालें, अगर राजमा है, गैस है, भट्ट है, नौरंगी है और सुंटा है, गुरूस है, रघुवंश है, अगर इनको खाएंगे तो पोषण की पूरी चीज़ें हमें मिल जाएंगी। मंडुआ से हमारी हड्डी मजबूत होगी और दालों से इतना पोषण मिल जाता है जितना मांस के बराबर पोषण है इसमें। चौलाई इतना महत्वपूर्ण है, उसमें प्रोटीन भी है, कैल्शियम है, बहुत सारी चीज़ें उसमें है। तो एक तो खाद्य से अपना घर का अनाज हो गया, और दूसरे में खेती और पशुपालन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। खेती होगी तो पशुपालन अच्छा होगा, पशुपालन होगा तो गोबर देगा और हमारे पोषण के लिए दूध भी देगा, तो वो जुड़ा हुआ है। तो पशुओं का पोषण और अपना भी पोषण और धरती का भी पोषण, यानी अगर हम मंडुआ उगा रहे हैं, चौलाई ऊंचा चला जाता है, उसके साथ फिर ये लज्जुम वाले जितने दालें हैं, उड़द है, नौरंगी है, तो ये भी इसके साथ लिपट जाते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि आप तो पढ़े, लेकिन आपका विषय है कि वो किस तरह नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करते हैं। तो खाद्य सुरक्षा भी है, पोषण भी है उसमें। और ये बात महिलाएं ज़्यादा जानती हैं, जो
महिलाएं हैं, जो गांव की किसान महिलाएं थी, उन्होंने हमारी आंखें इस तरह खोली। क्या हुआ कि हम लोग उस दौरान सोयाबीन भी चल रहा था, तो सोयाबीन चल रहा था तो सारे साइंटिस्ट एक जोर दे रहे थे कि ये मंडवा झंगोरा छोड़ो, ये बारनाजा छोड़ो और इसकी जगह आप सोयाबीन उगाओ। और सोयाबीन आप ये पैसे की खेती है, दूध की खेती है, तेल की खेती है। तो लोगों को जब फ्री में बीज मिल रहा था, खाद भी मिल रही थी, लोगों ने लगाया सोयाबीन लगाया। तो आप देखो पहले साल कम लोगों ने लगाया, तो सोयाबीन थोड़ा ठीक ठाक भाव बिक भी गया। लेकिन अगले साल फिर बहुत सारे लोगों ने लगा दिया, तो बेचने की दिक्कत आ गई, मतलब कोई खरीदार ही नहीं मिला सोयाबीन। अब महिलाओं ने एक बात बोली, उन्होंने कहा कि सोयाबीन तो सिर्फ बाजार के लिए है, जिसमें चारा भूसा तो कुछ है नहीं। अब जो हमारा मंडवा होता था, झंगोरा होता था, उसका दाना हम खा लेते थे और उसका शेष हिस्सा चारा भूसा हमारे पशु के काम आता है। तो उन्होंने कहा अब अगर हम सोयाबीन बाजार बेच रहे हैं, पहले तो खरीदने वाला कोई नहीं है, और अगर बेच भी देते हैं तो हमारे पशु के लिए चारा कहाँ से आएगा। तो उन्होंने एक कहावत सुनाई पहाड़ की, अपना आलू बाजार बेचा और बिना आलू थोपड़ा दो। यानी आलू पैदा करो और पहले बाजार में बेच दो और फिर बाजार से सड़ा गला अपना मुंह खराब, थोपड़ा नहीं अपना मुंह खराब करें। तो इस कहावत ने हमारी भी आंखें खोल दी कि नहीं, अगर खेती करनी है तो एक तो खेती में विविधता होनी चाहिए, और विविधता के बहुत फायदे हैं। अभी इतने कम समय में आपको क्या बताऊं, लेकिन विविधता में ये है कि बिल्कुल सिक्योरिटी है, सुरक्षा है। अगर जंगली जानवर भी आएगा तो अगर हम 10-12 तरह की चीज़ें उगा रहे हैं या 4-5 तरह की चीज़ें उगा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, 1-2 चीज़ें कोई जंगली जानवर छोड़ ही देगा। कई चीज़ें किसी, जैसे भालू आता है तो भालू को जो है मंडवा बहुत पसंद है, तो मंडवा ही मंडवा खाएगा। भालू रीछ जिसको बोलते हैं आता ही है वो। जो उसके साथ जो रामदाना हो रहा है, जिसको मासा हम लोग बोलते हैं, वो बच जाएगा, उस दाने में बच जाएंगे। सूखा पड़ेगा तो इससे दाने प्रभावित होंगी, लेकिन सूखे में भी चौलाई, रामदाना हो गया, झंगोरा हो गया, मंडवा हो गया, उगल हो गई, ये बहुत अच्छी होती है। कैसा भी सूखा पड़ जाएगा, लेकिन सूखे में ये अपने को झेल जाती है, इतना रेजिस्टेंस इनका होता है। मतलब छोटी फसल से लेके और बालियाँ देते समय या अन्न देते तक ये एक तरह से सूखा झेलने की क्षमता इनमें पर्याप्त होती है। तो ये मिश्रित खेती हमारी मतलब हर तरह से हमारी सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। खाद्य, पोषण और जंगली जानवर और क्लाइमेट चेंज की झेलने वाली है। जी सर, आपके उद्देश्य बहुत बड़े हैं। आपने बताया हमें कैसे हम मिश्रित खेती के कितने फ़ायदे हो सकते हैं, लेकिन जब 1980 के दशक में आपने इस चीज़ों की शुरुआत की होगी तो आपको सहायता भी बहुत कम प्रदान की गई होगी एवं आपका विरोध हुआ होगा, मजाक बनाया गया होगा। तो उस समय आपने कैसे उन बातों को नज़रअंदाज करके आपने एक प्रेरणा बनाई और अपने कार्य के प्रति अग्रसर हुए? असल में हमारा एक पक्का विश्वास था कि जो ये खेती है, ये जो मैंने बताया ना आपको, हमारा एक तरह से नशेबाज बना रही है हमें, हमारी धरती को, हमारी मिट्टी को, और खुद हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है ये। क्योंकि हम गांधी जी के विचार से, यहाँ पर जो चिपको आंदोलन चल रहा, तो उसमें सर्वोदय और गांधी विचार का बहुत बड़ा योगदान था। तो हमारे मन में एक पक्का विश्वास जाग गया था कि जो अस्थायी बीज, जो पारंपरिक बीज हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए, और जो मिट्टी है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और ये ज्ञान हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो गांव के, जिन्हें हम अनपढ़ कहते हैं, उन लोगों का जब से चर्चा करी हमने, जो हमारी ज्ञान की भंडार महिलाएं हैं, जो बीज का संचय भी करती हैं और बीज को रखती भी हैं, तो उन लोगों से बहुत महत्वपूर्ण बात हमारे ध्यान में आई। और फिर हम लोगों ने थोड़ा अध्ययन भी किया। जैसे पहाड़ के लोग
बीज रखने में बहुत माहिर माने जाते हैं। और आप लोगों ने अध्ययन अगर एटकिंसन का गजेट ईयर में उठा के देखें तो एटकिंसन ने एक बात बहुत बढ़िया लिखी है। उन्होंने लिखा है कि पहाड़ का आदमी मर जाएगा लेकिन अपना बीज नहीं खाएगा। एक बार क्या हुआ, ये बात शायद संवत 1852 की है, जिसको बावनी का अकाल भी कहते हैं। तो अकाल पड़ा तो क्या हुआ कि ऐसा अकाल था कि जिसमें बहुत सारे लोग गांव में मर गए। तो ये एटकिंसन और जो बाहर से जाने वाले लोग हैं ये गांव में गए तो इन्होंने देखा कि लाशें पड़ी हुई हैं, लेकिन आप देखो कि ऊपर जो है ये टोमड़ी टंगी हुई है। जो बीज रखने का बिजुंडा होता है, टोमड़ी मतलब लौकी का खोल होता है जो गोल होता है, गले वाली टोमड़ियाँ खूब भारी उस जमाने में भारी होती होंगी। उन्होंने थोड़ा हिलाया, उसको देखा इसमें कुछ भारी है, तो भारी उतार के देखा तो उसमें बीज निकले। तो आप देखो वो चाहते तो कुछ दिन तो जिंदा, 1-2 दिन 4 दिन या कुछ 1-2 टाइम का खाना तो जब मिले तो एक भी खाने की इच्छा होती है कि एक वक्त का ही मिल जाए, पर एक बेरोज का ही मिल जाए, पर मिले तो खा सकते थे। लेकिन लोगों ने मरना स्वीकार किया। ऐसे ही बीज रखने के जो संस्कार हैं गढ़वाल के लोगों के गोरखैनी के टाइम में देखे जा सकते हैं, क्योंकि वो लगभग उसी दौर का है। 1803 में जब भूकंप आया, बहुत बड़ा भूकंप गढ़वाल में, और कहते हैं कि 80% आबादी गढ़वाल की खत्म हो गई थी। तो गोरखों ने 1804 में गढ़वाल पर आक्रमण किया और अपने अधीन कर दिया। तो उस दौरान गोरखा आक्रांता थे, बहुत डराते थे लोगों को, फुकरे से मारते थे, तो लोग भागे तो और कुछ अपने साथ ले गए, नहीं ले गए, लेकिन बीज की टोमड़ियाँ उनके ऐसे छाती में चिपकी थी। ये भी कहीं डॉक्यूमेंट है जी। तो एक चीज़ और, जैसे 80 से आपने ये आंदोलन शुरू किया अभियान के तौर पे जी, तो धीरे धीरे लोगों को चाहे भले ही 2-3 दशक लगे पर बात समझ में आ रही है। जैसे अभी संयुक्त राष्ट्र संघ ने इंटरनेशनल मिलेट ईयर घोषित किया 2022-23। आज प्रधानमंत्री मोदी भी मिट्टी बचाओ पे कोई अपील करने जा रहे हैं। तो जो ये विचार था धीरे धीरे लगभग फैल रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। तो आप कैसा लगता है आपको? हमें दोनों चीज़ें अच्छा भी लग रहा है, लेकिन आश्चर्य भी हो रहा है। यानी जब हम 30 साल पहले हम ये बात करते थे तो लोग मजाक उड़ाते थे। यहाँ तक कि हमारे समाज में भी ये विचार इतना बाहर की सभ्यता, जो शहरी सभ्यता है, गेहूँ की रोटी या सफ़ेद भात चावल का, ये भर गया था और लोग छिपा के खाते थे। अगर मंडवा झंगोरा खा रहे तो छिपा के खाते थे, और सरकार भी बोलती थी अरे ये तो सब बेकार की चीज़ है। तो आज वही साइंटिस्ट, कई बार पंतनगर में मुझे वही लोग मिले, वहाँ बुलाया उन लोगों ने, तो हमने कहा आप, जब हम कहते थे तब हमारा मजाक उड़ाते थे। और ये बात देखो, हम कहते थे मोटा अनाज, आप देखो एक आश्चर्य की बात है, मोटा अनाज कहते हैं, मंडवा झंगोरा कौनी चीना ज्वार बाजरा, ये मोटे अनाज कहा गया। लेकिन सच में ये किसान ने थोड़ी बोला मोटा अनाज, ये मोटे अनाज नहीं, सबसे बारीक अनाज है। लेकिन हम कहते थे ये पोषण की खान है, ये पोषण में सबसे अव्वल हैं, और इन्हें पौष्टिक अनाज, हमारे जो बीज उतारने की डिमांड है, अगर 20 साल पहले 15 साल पहले की देखेंगे तो उसमें हमने कहा इनको मोटा अनाज उपास कहते हैं आप लोग, जैसे गांव के आदमी को गंवार कह देते हैं, उसी तरह मोटे अनाज कहते हैं कि उनका खाना है मोटा जोटा खाना। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारी बात, हमने कहा इसको जो है पौष्टिक अनाज है, बाकायदा जो आपका PDS है उसमें शामिल किया जाना चाहिए, इसको पौष्टिक अनाज कहा जाना चाहिए। लेकिन अच्छी बात यह है, भारत सरकार ने मई 2018 में 10 मई 2018 को एक गजट नोटिफिकेशन निकाला है, जिसमें उन्होंने माना है कि ये पौष्टिक अनाज है, इनको पौष्टिक अनाज कहा जाना चाहिए, अंग्रेजी में न्यूट्री सीरियल कहा जाना चाहिए।
तो हम कहते हैं कि हम इसका मतलब हम उस समय सही कहते थे। आज मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी गुजरात में एक बड़ा कार्यक्रम किया प्राकृतिक खेती का, नेचुरल फार्मिंग कह रहे हैं। फिर नीति आयोग ने भी हम लोगों को भी बुलाया, उसमें दिल्ली में एक कार्यक्रम उनका था कि प्राकृतिक खेती को अब आगे बढ़ाना चाहिए। हमने कहा हम तो बहुत तब से कह रहे थे। और अगर उत्तराखंड को आप ये देखेंगे कि उत्तराखंड में जो नेचुरल फार्मिंग की बात कर रहे हैं, तो जितनी हमारी मंडवा, झंगोरा, बारनाजा की फसल है, ये उसको परंपरा के नाम पे भी नेचुरल से अलग नहीं कर सकती। ये ऑलरेडी नेचुरल भी है, ट्रेडिशनल है, लेकिन नेचुरल है। इसमें किसी भी तरह का हमारे जो 80% खेत हैं, तो ऐसे उन्होंने उनको कभी किसी तरह का केमिकल नहीं दिया गया, रासायनिक नहीं दिया गया। तो हमें अच्छा लग रहा है कि सरकार देर आए दुरुस्त आए वाली बात है। और संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी माना कि ये अगला जो वर्ष होगा वो मिलेट वर्ष, यानी पौष्टिक अनाज का वर्ष है। लेकिन उसके लिए ज़रूरत यह है कि हमें एक अच्छी नीति बनाने की ज़रूरत है सरकार को, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, कि हम किस तरह इन अनाजों को एक नीतिगत ढंग से उन इलाके के लोगों को सम्मान दे सकते हैं जो इसको उगा रहे हैं। और ये एक बात बहुत साफ है कि सूखा हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो आज के डेवलपमेंट के कारण ही है। चाहे उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, बिल्डिंग की खेती कर रहे हैं, सड़कें चौड़ी कर रहे हैं, बहुत सारे बड़े प्रदूषणकारी उद्योग लगा रहे हैं। लेकिन एक बात बहुत साफ है कि अभी वो दौर रुका नहीं है। जिस विनाश की तरफ जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसको रोकने के लिए पूरी दुनिया के देशों ने कोई ठोस पॉलिसी बनाई नहीं है जी। तो ये बात है कि जो टिका रह सकता है, सूखे में भी, अतिवृष्टि में भी, और कुछ हद तक ओले में भी, तो वो यही फसल और जो पारंपरिक बीज है, जैसे आप हमारे यहाँ आपने सुना होगा, हमारे इतिहास में भी है और नरेंद्र सिंह नेगी जी ने गाया भी है, वीर को क्या, हाँ, वीर भड़ों को देश है, यानी भड़ों का देश है। और भड़ कितने बलशाली होते थे, उन भड़ों ने क्या खाया? उन्होंने तो कोई चाउमीन बर्गर नहीं खाया, उन्होंने कोदा खाया है, कौड़ी खाई है, और हिस्सर खाई है, काफल खाया है। मतलब जितनी जंगल की विविधता और खेती की विविधता एक चीज़ें उन्होंने खाई है। उन्होंने अपना घी, दूध पहाड़ का वो खाया है। तो भड़ कितने बलशाली होते थे, जितना वजन आज एक ट्रेन उठाती है, उससे उतना वजन एक अकेला भड़ उठा देता है। और ये इतिहास में दर्ज है और देखा भी जा सकता है। जितने 52 गढ़ हैं, गढ़ों के नाम से गढ़वाल पड़ा, तो 52 गढ़ों में जो बैठने की जो पंचायतें जहाँ होती थी, चौतरे बने हुए हैं, तो उनमें कई जगह इतने बड़े बड़े पत्थरों का चौतरा है बना हुआ, जिनको आज केवल ये क्रेन या जेसीबी उठा सकता है, लेकिन उस समय इंसानों ने उठाया। तो ये गौरव था लोगों में। और अभी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं ना, उसके केंद्र में इसको रखना चाहिए। जी जी, तभी सस्टेनेबल वो होगा। बिल्कुल सस्टेनेबल हमें नेचर से सीखना पड़ेगा। सस्टेनेबल की नेचर में सस्टेन क्या है, आप देखो, सस्टेन तो नेचर में वही है जो हमारा प्रकृति ने जिस ढंग से बनाया है, हम उस ये पृथ्वी को बनाया है, तो प्रकृति ने सिर्फ इंसान को नहीं बनाया है, और प्रकृति ने विविधता दी है। इंसानों में भी कितनी विविधता है, हर इंसान को अलग अलग बनाया है। तो प्रकृति ने कहीं एकल धरती नहीं बनाई है, एकल प्रजाति नहीं बनाई है। जंगल बनाया है तो जंगल में विविधता है। और जहाँ तक बारनाजा, पहाड़ के किसानों का बारनाजा का जो ज्ञान है, वो जंगल से सीखा होगा। जो हमारे बुजुर्गों ने खेती का पद्धति जो सीखी, बारना मिश्रित खेती करके, तो वो जंगल से सीखी होगी। कि जंगल में एक चीज़ नहीं है, सारी चीज़ें हैं। और खेती ऐसी होनी चाहिए, खेती में जो कम से कम खाद में। आप देखो, हमारे विश्व में
जापान में एक प्राकृतिक खेती करने वाले एक बहुत मशहूर किसान हुए हैं, मात्सुनोबु फुकुओका। उन्होंने 60 के दशक से एक नेचुरल फार्मिंग का एक नया तरीका निकाला था, जिसे हम आज अपनाने की बात कर रहे हैं, पर हम तो कुछ और डालने की बात भी करते हैं। लेकिन उन्होंने प्रकृति से ऐसे ही छिटक कर, जैसे हम कहते हैं ना, छिटक कर बीज बो दिया, और मैंने भी वो प्रयोग किया, बहुत 100% सफल है। वो मिट्टी का इतना बढ़िया, समझिए मैंने दुनिया में हाथ लगा के मिट्टी को देखेंगे, इतना खोदिए तो उसमें आप मतलब देखने वैसे तो मिट्टी में ना करोड़ों बैक्टीरिया होते हैं, तमाम तरह की चीज़ें, पर ऐसा खोदेंगे इतना भर करने से मिट्टी इतनी भुरभुरी हो जाती है। अगर हम खेती में जो पैदावार हुई, दाना अपने लिए ले लें और उसका भूसा और चारा उसमें मल्चिंग कर दें उसका, तो प्रकृति अपने आप लौटा देती है सारी चीज़ें। और वो पौधा इतना सस्टेन होता है, इतना तकड़ा होता है कि वो कितना सूखा पड़ेगा, उसको सिंचाई की जरूरत नहीं है। इसी तरह जैसे हमारे जंगल दिखाई देता है, ये जंगल किसी ने नहीं लगाया, ना हम सिंचाई करते हैं, ना हम न खाद देते हैं इसको, लेकिन जंगल अपने लिए खुद भोजन बना लेते हैं। तो आज हमारे देश का विज्ञान या दुनिया का विज्ञान इस तरफ नहीं है। विज्ञान एक तरह से विज्ञान तो है, लेकिन इसलिए नहीं है कि विज्ञान पर भी मल्टीनेशनल का दबाव है। मल्टीनेशनल जैसे चलाएगी, मल्टीनेशनल ने ये सारा किया। खाद बीज का काम भी मल्टीनेशनल ने अपने हाथ व्यापार के लिए किया, खाद बनाने का काम मल्टीनेशनल ने अपने व्यापार को पूंजी बढ़ाने के लिए किया। बीमारियां लाए तो कीटनाशक का काम भी उन्होंने किया, खरपतवार लाए तो खरपतवार नाशी का काम भी उन्होंने अपने हाथ में लिया। तो ये ऐसी व्यवस्था है, आप ये देखिए कि जो पहले जो है लोगों को बीमार करती है, पहले से लोगों को, अब देखिए खान पान के साथ बीमारियाँ क्यों आई। मैं भर की बात कर रहा था, भड़ों को क्यों बीमारी नहीं होती थी। 200 300 किलोमीटर पर पहाड़ में कोई अस्पताल नहीं होता था। लोगों का अनाज ही जो मंडुआ झोरा और जंगली फल फूल सीजन का जो खाते थे, वो एक तरह का वैक्सीन होता था उनका, तो उनको कोई बीमारी नहीं लगती थी। तो आज की व्यवस्था ने पहले लोगों को बीमार किया, फिर दवा का उद्योग आ गया, खाद बीज का उद्योग तो आया, पर अब दवाओं का कितना बड़ा उद्योग है, कितना खतरनाक उद्योग आ गया दवाओं का। तो आप ये देखिए कि दवाओं का उद्योग कितना बड़ा है। कोरोना टाइम में सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला, जस्टिस चंद्रचूड़ ने बाकायदा साफ कहा कि अस्पताल जो है आजकल रियल इस्टेट बन गए, रियल इस्टेट न बन जाए, इस तरह का जजमेंट कही आपने मेरी किताब में भी लिखा है वो। तो ये एक और ये बहुत सर्वोदय के एक बहुत बड़े विचारक हुए हैं, दादा धर्माधिकारी, चंद्रशेखर धर्माधिकारी उनकी बेटे थे। एक बार एक अस्पताल का खुला सरकार ने, और उसके उद्घाटन के लिए दादा धर्माधिकारी जी को बुलाया। तो पहले तो उन्होंने मना किया कि नहीं मुझे मत बुलाइए, मैं नहीं आना चाहता हूँ इस तरह के काम। उन्होंने कहा दादा आपको नहीं आना है। मैंने कहा ठीक है मैं आ जाता हूँ। तो बड़ा अस्पताल लग गया, वहाँ मशीनें लगी, बहुत सारी चीज़ें लग गई, और मुख्य अतिथि दादा धर्माधिकारी थे। तो सबने बोला कि हमने अब लोग बीमार होंगे, यहाँ पर ऐसी दवाइयाँ हैं, ये सारे उपकरण आ गए, तो लोगों को बड़ी मदद मिली। लास्ट में दादा को बोलना था, आपको कहते थे, उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल। उन्होंने सबसे पहले हाथ जोड़ के कहा भगवान करे ये हॉस्पिटल बंजर हो जाए। उन्होंने कहा दादा आप हमने तो इतनी मेहनत से सरकार ने ये बनाया, आप कह रहे बंद। उन्होंने कहा हाँ मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि लोग बीमारी न हो, हॉस्पिटल में डॉक्टर हो, सारी चीज़ें एक व्यवस्था हो, लेकिन डॉक्टर अवेयरनेस का काम करे, ऐसा खान पान की बात करे कि ऐसा अवेयरनेस लोगों के बीच क्या खाना है, हमें क्या नहीं खाना चाहिए, किस तरह रहना चाहिए, हमारी लाइफ स्टाइल क्या हो, खाने की स्टाइल क्या हो, कि लोग बीमारी न हो। बीमारी आनुवांशिक बीमारियां बहुत कम है,
आप जितनी भी बीमारियां हैं अनुमान से बहुत कम होंगी, 1-8% अगर होती हैं या हजारों में कुछ होती हैं। लेकिन जो एक मास है, अब पथरी का रोग कहाँ से आ गया, कहाँ से आपका ये डायबिटीज कहाँ से आ गया, कैंसर कहाँ से आ गया, ये वो लोग कोरोना कहाँ से आ गया, ये तो सभ्यता की देन है ना। तो ये एक सवाल है। धन्यवाद। आप क्या नाम क्या है आपका? सब मणिका। मणिका। बढ़िया लड़की है। ठीक सर, है मणिका। अंत में एक चीज़ पूछना चाहूँगी कि जैसे आपने कहा कि मतलब ये बहुत अच्छी बात है कि लोग बीमार भी ना पड़े, उसके लिए आवश्यक है कि वो अपनी जड़ों से जुड़े रहें। तो किस प्रकार से हम खासकर अपने युवाओं को, क्योंकि आज आप इतने सारे युवाओं के बीच में, उन्हें आप क्या संदेश देंगे कि वो अपनी परंपरागत खेती से जुड़े रहें, परंपरागत बीजों से जुड़े रहें? वो देखिए, उन लोगों को एक तो अपने बुजुर्गों से पहले बात करनी चाहिए, माजी पिताजी दादाओं को, कि पहले कैसे खान पान था, पहले किस तरह की खेती होती है, जब बाजार नहीं था, बाजार नहीं था। और कोशिश करनी चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि युवा खेती नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, ज़्यादा नहीं, लेकिन हर किसी के घर तो है, घर में गमला भी है, कहीं किसी का लान होगा छोटा बड़ा, तो उसी में आप कुछ उगा के देखिए, कितना मज़ा आता है। अगर आप एक लौकी की बेल उगा ली, कहीं क्या कहते हैं राई उगा ली, कहीं पालक उगा लिया, कहीं आजकल काखड़ी की बेल उगा ली, तो उसका टेस्ट देखिए कितना है। और हर कोई कर सकता है। आप एक बार अगर किसी को लगाना शुरू कर दिया, किसी ने बोना शुरू किया, तो बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। क्योंकि जब उसका फ्लेवर, उसका टेस्ट करेंगे, उसका स्वाद हो गया, उसका फ्लेवर हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, तो बहुत आनंद आएगा। तो हर किसी को अपने कुछ ना कुछ थोड़ा सा भी करे कोई तो करना चाहिए, क्योंकि जब हम खाते हैं तो कुछ करना चाहिए। सभी किसान नहीं, लेकिन किसानों के बीच अवेयरनेस जरूर फैला सकते हैं कि भाई जो आज केमिकल आ रही है, रासायनिक खेती है, ये हमारी धरती के लिए, हमारे मानवता के लिए, हमारे पशु पक्षियों के लिए ये बहुत ही खतरे की जगह है। ये बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें जो जो मुद्दे बताए उन पर प्रयास करें। धन्यवाद। धन्यवाद आपने मेरी